हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं पुली प्रॉब्लम्स की रोटेशन मैकेनिक्स में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो आपने पुली प्रॉब्लम्स करे वहां पे स्ट्रिंग मासलेस थी, यहां पे भी होगी। वहां पे स्ट्रिंग में और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था, यहां पे मिलेगा आपको। तो सर्टेन डिफरेंसेस हैं, आइए चर्चा करते हैं। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसमें इस वाले केस के अंदर मैंने पुली को फिक्स रखा है। ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, अभी आप सेशन को आगे बढ़ते देखेंगे तो मैं ऐसे प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊंगा जहां पे पुली मोशन में होंगी। फिलहाल यहां पे पुली माना है मैंने कि फिक्स्ड है और अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट घूम सकती है। वही पुली है जो आप बहुत आम जिंदगी बहुत बार देखा होगा आपने। स्ट्रिंग मासले से हर जगह यही मिलेगा और स्लिपिंग नहीं है स्ट्रिंग और पुली के बीच में, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रही, मतलब कि फ्रिक्शन है सफिशिएंट स्ट्रिंग और पुली के बीच में। ये है कहानी। जैसे मान लो कि मास m1 जो है वो बड़ा है मास m2 से, ठीक है। तो ये बॉडी जाएगी नीचे और ये यहां से जाएगी ये ऊपर। अब जरा सबसे पहले अपन ध्यान दें, कॉन्सेप्ट इस बात पे बनाए कि आखिर ये पुली रोटेट कैसे करती है। जरा ध्यान देना, क्या दोनों हम अमूमन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे होते थे तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन वही लेते थे। यहां पे टेंशन T1, अगर T तो यहां पे भी टेंशन T। लेकिन यहां पे कुछ फर्क है, उस फर्क को पहले फील करें आप। जरा ध्यान दें, जब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, स्ट्रिंग का अगर ये पॉइंट ले लो, स्ट्रिंग का पॉइंट ले लो, जब ये स्ट्रिंग नीचे आना चाहेगी, जब ये स्ट्रिंग नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगी इस पे ऊपर की तरफ, ताकि ये रोके इसको स्लिप करने से। और यही फ्रिक्शन का रिएक्शन जो पॉइंट इसके पास में होगा कांटेक्ट वाला, उस पे फ्रिक्शन लगेगा ये नीचे की तरफ। ध्यान दें, जो फ्रिक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी वो लगाई मैंने, कोई कमाल की चीज नहीं है। जब ये स्ट्रिंग स्लिप करके नीचे आना चाहेगी तो पुली रोकना चाहेगी उसे, तो फ्रिक्शन कहां लगाएगी? ऊपर की तरफ, और इस फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पे लगेगा पुली पे नीचे की तरफ। तो यही कहानी स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर ये लोगे तो इसमें फ्रिक्शन इधर, तो इसका रिएक्शन ये इस तरफ। ये पॉइंट लिया तो इस पे फ्रिक्शन ये ऊपर, पुली पे का रिएक्शन नीचे। ये इस पॉइंट कैसे ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पे लगेगी पीछे। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा, एरो साइन से दिखा रहा हूं मैं। जो एरो साइन से आप देख रहे हैं वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन से। ये स्ट्रिंग इधर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगी पीछे, इसका रिएक्शन इस पे लगेगा पुली पे इस तरफ। ये ध्यान दें, ये पॉइंट स्ट्रिंग इस तरफ जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगी इस पे पीछे, तो इसका रिएक्शन पुली पे लगेगा यहां पे इस तरफ। कुछ ऐसी कहानी होगी, हर एक पॉइंट पे पुली पे फ्रिक्शन ये और स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन ये इस तरफ। तो जो एरो साइन से ऊपर में दिखाया मैंने, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, किस पे? स्ट्रिंग पे। कैसे आपको लॉजिक बताया मैंने कि कोई भी स्ट्रिंग अगर M1 अगर भारी है तो ये ऐसे जाना चाहेगा, तो स्ट्रिंग ऐसे जाना चाहेगी। तो अगर ये पॉइंट ले लो, तो अगर ये पॉइंट इस तरफ अगर जाना चाहेगा, इस तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट, ताकि उसे रोक सके। और इसी फ्रिक्शन का रिएक्शन पुली पे, अगर पुली ने इस पे लगाया है फ्रिक्शन इस तरफ, तो ये इस पे पुली पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये सारे फ्रिक्शंस को देखें, इन फ्रिक्शंस के, इन सारे फ्रिक्शंस का डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो इनका एक टॉर्क जनरेट होगा जिसकी वजह से पुली घूमने लगेगी। अगर सोचो कि ये पुली फ्रिक्शनलेस होती तो पुली पे तो कोई फोर्स लगता नहीं, यहां पे तो रोटेशन की टेंडेंसी आती नहीं। तो जो पुली में रोटेशन की टेंडेंसी आती है वो किसकी वजह से आती है? फ्रिक्शन की वजह से। इसलिए अब आप एक कॉन्सेप्ट अपने जहन दिलो दिमाग में बैठा लें कि अगर पुली रोटेट कर रही है तो दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली। अब मैं थोड़ा सा टेंशन की चर्चा करता हूं, ध्यान दो। जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं आप स्ट्रिंग का पुली के ऊपर, इसे फ्लैट करके दिखाऊं मैं, ध्यान दो। जो पार्ट स्ट्रिंग का पुली पे है उसे मैं फ्लैट करके, ये फ्लैट करके आपके सामने से रख रहा हूं, यही चीज है, बस इसको फ्लैट करके रखा है मैंने। मान लो इसमें नीचे की तरफ जो टेंशन है ये है T1, इधर टेंशन है T2, तो इस वाले पे टेंशन इधर T1 और इधर स्ट्रिंग खींच रही है T2।
और T2 की डायरेक्शन में स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग ये सब दिखाया मैंने फ्रिक्शन। तो स्ट्रिंग पे जो है फ्रिक्शन फोर्स वो भी T2 की तरफ है। तो स्ट्रिंग पे जो नेट फ्रिक्शन फोर्स है कुल मिला के छोटे छोटे जितने भी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ये सब, इन सबको जोड़ दें तो जो नेट फ्रिक्शन है वो मान लेता हूं मैं। तो एफ फ्रिक्शन किसी एक पॉइंट पे है क्या? नहीं, स्ट्रिंग पे जितनी भी लग रही है फ्रिक्शन फोर्सेस, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? छोटे छोटे फ्रिक्शंस हैं स्ट्रिंग पे। और 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, ये सब छोटे छोटे फ्रिक्शंस किस पे लग रहे हैं? पुली पे। तो जितने भी छोटे छोटे फ्रिक्शंस लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी, इन सबको जोड़ने के बाद जो नेट फ्रिक्शनल फोर्स है वो मान लेता हूं मैं। सब एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं अपन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है छोटा सा फ्लैट पार्ट जो मैंने पुली पे रखा हुआ है, जो पुली के कांटेक्ट में है। यहां पे स्ट्रिंग कैसी है? मास ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 0। अगर आप इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहें इस स्ट्रिंग के पार्ट के लिए, तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है भाई? कोई भी इस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रिंग तो इधर ही जा रही है ना, ये ऐसे घूम के नीचे आ रही है, तो इधर वाली ले लेता हूं मैं। तो T1 के अपोजिट T1 के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। T आ गई वैल्यू T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स। स्ट्रिंग की मास कितनी? मासलेस माना है अपन ने, इज इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में यही मिलेगा, एक आध एक्सेप्शन मिल जाए तो अलग कहानी होगी। जनरली 99.99% केसेस में आपको स्ट्रिंग मासेस पुली प्रॉब्लम से मासलेस ही मिलेगी आपको। तो स्ट्रिंग की मास 0, मतलब आरएचएस का पूरा टर्म 0 हो गया। यहां से वैल्यू आ गई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ये ध्यान रखें आप। अब सोचो, इसे जनरलाइज करना चाहूं मैं, अगर मैं बोलूं कि यार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब पुली फ्रिक्शनलेस होती थी तो टेंशन बराबर क्यों मानते थे, तो उसका लॉजिक है आपके पास। अगर ये फ्रिक्शन 0 हो गया, अगर ये फ्रिक्शन 0 हो गया तो ये आ रहे थे तो T1 इज इक्वल T2 मिल जाएगा। अगर इफ पुली इज फ्रिक्शनलेस, अगर पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो F इज इक्वल टू 0, और F अगर 0 रख दोगे यहां से तो T1 माइनस T2 0, और ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T2। मतलब फिर एनालिसिस वही हो जाएगी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काफी टाइम पहले हम कर चुके हैं क्लास में। तो ये नहीं मिलेगा यहां पे। रोटेशन मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में पुली के रोटेशन का भी इफेक्ट कंसीडर करना होगा। और बड़ी जाहिर सी बात है कि पुली अगर रोटेट कर रही है तो पुली पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और अगर पुली पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तो मेरे भाई आपको नजर आ रहा होगा कि T1 T2 की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। बराबर तभी हो सकती है जब फ्रिक्शन 0 हो। तो अपने ध्यान दिमाग बैठा लें कि जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम कर रहे थे वहां पे टेंशन थी बराबर, क्योंकि वहां पे पुली थी फ्रिक्शनलेस। यहां पे पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, इसलिए यहां पे टेंशन दोनों साइड स्ट्रिंग के होंगे डिफरेंट। पहला लॉजिक। तो जो लोग रट के बैठते हैं कि अगर टेंशन डिफरेंट लेते हैं, उसका लॉजिक ये रहा आपके पास कि आपकी टेंशन डिफरेंट क्यों होती है। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ दें कि पुली पे कितनी फ्रिक्शन लग रही है, तो पुली पे फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी? T1 माइनस T2। T1 मतलब जिस साइड बॉडी जा रही है उसके हिसाब से। अगर मान लो कि ये M2 भारी होता तो M2 नीचे आता, M1 जाता ऊपर, तो फ्रिक्शन हो जाती है T2 माइनस T1। चल, पहली चीज आ गई अपने पास। अब आइए कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दो, अब मैं पुली के रोटेशन का इफेक्ट कंसीडर करता हूं। आप चाहे तो वीडियो पॉज की चीजें नोट करिए, मुझे ये चीजें भी मिटानी पड़ेंगी। अब चलिए बात शुरू करते हैं अपन पुली पे लगने वाले टॉर्क की। आओ देखो, बहुत से लोग रटते हैं, अपन थोड़ा सा रटने का केस आएगा वो अपन भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिक लें अपन के है क्या बेसिकली। तो जैसे मैंने वही डायग्राम था, कुछ मैंने एरो साइन हटा दी ताकि मैं आपको फिर से फील दे रहा हूं। M1 M2 से बड़ा, ये बॉडी आ रही है नीचे, ये पुली ऐसे घूम रही होगी, स्ट्रिंग ऐसे आ रही है ना। तो अगर ये स्ट्रिंग नीचे आ रही होगी, ध्यान दो, ये स्ट्रिंग नीचे आएगी तो पुली फ्रिक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ। अभी जो बताया समझाया आपको, स्ट्रिंग यहां से नीचे हर पॉइंट पे
अगर स्ट्रिंग नीचे आना चाहिए तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो ये एरो के साइंस हैं किसके, जो भी आप समझ चुके हैं, फ्रिक्शन के। किस पे फ्रिक्शन? स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन, है ना। ये कैसे आपको अब इसका लॉजिक पता है? एक बार फिर से कोई बच्चा अभी भी अगर उलझा हो तो मैं इसके एक बार फिर से बोल देता हूं कि बेटे आप देखें कि ये वाली स्ट्रिंग का स्ट्रिंग इस तरफ आ रही है ना, ये भारी है M1, ये स्ट्रिंग अगर नीचे आ रही है, ये अगर नीचे आना, स्लिपिंग नहीं है ना, पुली और स्ट्रिंग के बीच में स्लिपिंग नहीं है, फ्रिक्शन है सफिशिएंट। तो अगर ये पॉइंट नीचे आना चाहेगी तो पुली फ्रिक्शन लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन ताकि रोक सके। अब हर फोर्स का रिएक्शन, फ्रिक्शन का भी रिएक्शन, हम जमीन पे चलते हैं अगर, तो अगर हम पे फ्रिक्शन लगा रही होती है, हम भी जमीन पे लगाते हैं, दो बॉडीज रब करते हैं अगर, तो एक दो दोनों एक दूसरे फ्रिक्शन फोर्स लगाती, वही रिएक्शन। इस पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन पुली ने इधर लगाया तो ये पुली पे लगाएगी इस तरफ, इस पे फ्रिक्शन नीचे लगाया पुली ने तो ये लगाएगा पुली पे ऊपर। तो ये एरो साइंस हैं किसके? पुली पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के। ये तो अभी आपको डिटेल में पढ़ा दिया मैंने। अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क ऑन पुली की। टॉर्क इक्वेशन फॉर पुली। पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखें? ध्यान देना, कोई ड्रॉपर देख रहा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से एक रटा होता है, हम भी कर लेंगे वो काम, लेकिन लॉजिक देखो इसका क्या है। छोटे फ्रिक्शन लगातार लगे, मान लो कि पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई, मान लेता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और पुली अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रहा है। तो जितने भी फोर्सेस हैं, हर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोटेशन से कितना है? ये आर, ये फोर्स की देखें, ये भी डिस्टेंस आर। जितनी भी फोर्सेस लग रही छोटे छोटे फ्रिक्शन, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है? वो आर। आर मतलब पुली की जो रेडियस है, ये जो देख रहे हैं, मतलब मान लो ये थोड़ी सी फ्रिक्शन फोर्स है डीएफ, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये डीएफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये डीएफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो जितनी भी फ्रिक्शन फोर्सेस हैं यहां से यहां तक पुली पे, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से? आर। तो मतलब टॉर्क अगर लिखना चाहोगे पुली पे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। टॉर्क पुली पे, टॉर्क कौन लगा रहा है? पुली का फ्रिक्शन, टेंशन नहीं। टेंशन तो स्ट्रेंथ पे लगने वाली फोर्स है, टेंशन से नहीं घूम रही पुली। अगर टेंशन से घूम रही होती पुली तो फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो भी घूम जाती, तो नहीं घूमती। ये पुली कब घूमती है? जब ये फ्रिक्शन हो पुली के अंदर, और फ्रिक्शन लेस पुली नहीं घूमती। पुली को घूमने का सारा दारोमदार किस पे है? फ्रिक्शन फोर्स पे। अब जरा ध्यान दीजिए, इस थोड़े से फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डीएफ मतलब स्मॉल फ्रिक्शन लिया मैंने, प्लस डीएफ स्मॉल फोर्स into perpendicular distance from axis of rotation plus df small force perpendicular distance from axis of rotation। और ऐसे तो अनंत बार के जितने छोटे छोटे पार्ट से सब जोड़ेंगे अपन, इज इक्वल टू आई अल्फा। आर अगर कॉमन कर ले तो आ गया df प्लस df प्लस df प्लस df, जितने भी पार्ट्स हैं आर सब ने कॉमन कर लिया, इज इक्वल टू आई अल्फा। डीएफ 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 लगातार जोड़ते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट फ्रिक्शन फोर्स। ये छोटे छोटे फ्रिक्शन सबके जोड़ेंगे अगर आप, डीएफ 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 सारा जोड़ दोगे तो नेट फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, मतलब एफ। तो आ गया एफ इनटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। डीएफ डीएफ लगातार जोड़ेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एफ। तो सच में जो टॉर्क इक्वेशन है पुली की वो है एफ इनटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर एफ इज द फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली। लेकिन अभी अभी मैंने बोर्ड पे मिटा दिया, आपने अगर नोट करा होगा तो आपने कॉपी में आप देख सकते हैं कि अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इवैल्यूएट करी हमने। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितने लेकर आए थे अभी? T1 माइनस T2, बट F इज इक्वल टू T1 माइनस T2, मतलब यहां से आ गया, लिख सकते हैं आप T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जो रटने वाले लोग होते हैं उनको सीधा डायरेक्ट ये याद रहता है कि जिधर पुली घूम रही है उधर टेंशन का टॉर्क और अब माइनस जो अपोजिट है उसका टॉर्क हटा देते हैं सीधा। आप भी ऐसे याद रख सकते हो, T1 में टेंडेंसी है इधर घुमाने की और T2 में है अपोजिट, घूम रही बॉडी इस तरफ, इसलिए T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क।
लेकिन सच्चाई ये है कि टॉर्क जो लग रहे हैं पुली पे वो टेंशन के नहीं है, वो है फ्रिक्शन के। और फ्रिक्शन किसके बराबर है? T1 माइनस T2। तो अब ये लॉजिक था अपने पास। तो अगर अभी अब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सेशन में बढ़ाऊंगा आगे अगर, तो मैं भी डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, ये ना लिख के सीधा T1 माइनस T2 इंटू आर। अगर ये बॉडी इधर घूम रही होती तो T2R माइनस T1R, है ना। तो ये रही टॉर्क इक्वेशन, और ये रहा पूरा लॉजिक आखिर पुली कैसे घूमती है। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम बार बार करते रहेंगे। अब हम इसके बाद थोड़ी सी मोशन कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लें। हम इसके थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं, आइए। अब चलिए मोशन कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। अपन ध्यान दो, मोशन कंस्ट्रेंट फॉर नो स्लिपिंग, मोशन कंस्ट्रेंट फॉर नो स्लिपिंग, जो रोटेशन में हर जगह हर प्रॉब्लम में नजर आएगा, जो इक्वेशन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए प्लीज। मान लिया कि पुली अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है, ये बॉडी m1 आ रही नीचे ए से, दिखा दिया मैंने, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। m1 आ रही नीचे ए एक्सीलरेशन से और m2 ऊपर उठ रही है ए एक्सीलरेशन से। ध्यान देना, तो अगर ये ए एक्सीलरेशन से आ रही है तो ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ध्यान दे प्लीज, स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन अराउंड द स्ट्रिंग सेम होगा। इसे क्या बोलते थे अपन? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत डिटेल में। ध्यान दो, अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे स्ट्रिंग के, वो सारे के सारे पॉइंट्स नीचे आएंगे ए एक्सीलरेशन से। क्लियर है पॉइंट ये? अब जरा ध्यान से देखना, जरा ये देखो, आप इस वाले पॉइंट की बात करें जो जस्ट इसके कांटेक्ट में है, ये बिल्कुल यहां पे जो इसके कांटेक्ट में है, एक पॉइंट जो स्ट्रिंग का है और एक जो पुली के कांटेक्ट में, जो पास वाले पॉइंट, इस पॉइंट में नीचे टेंजेंशियल अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा भैया? अल्फा आर। अल्फा आर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्लिपिंग नहीं है ना। रोटेशन मैकेनिक्स में स्ट्रिंग स्लिप नहीं करेगी पुली पे, पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होगी। तो जब स्लिपिंग नहीं है तो जितना एक्सीलरेशन इस पॉइंट का है नीचे की तरफ, उतनी एक्सीलरेशन स्ट्रिंग वाले पॉइंट का होना चाहिए, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। तो फॉर नो स्लिपिंग A इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा। हाँ, एक्सीलरेटेड प्योर रोलिंग की कंडीशन होती थी, लेकिन यहां रोलिंग थोड़ी हो रही है भाई। ध्यान दीजिए प्लीज, ये जो पॉइंट है वो नीचे आएगा एक्सीलरेशन से, और स्ट्रिंग की कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो टेंजेंशियल अल्फा। अगर इन दोनों पॉइंट्स के अलग अलग एक्सीलरेशन रहेगी, अलग अलग एक्सीलरेशन, तो स्लिपिंग हो जाएगी। फिर दोनों का सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए स्लिपिंग नहीं होने के लिए, इसलिए जो ए एक्सीलरेशन है वो अल्फा आर के बराबर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये कंडीशन जो है वैलिड है कब? जब पुली फिक्स्ड है, फॉर फिक्स्ड पुली। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो मैंने पुली ली है वो कैसे पुली है? वो है फिक्स्ड पुली। पुली मोशन में आएगी तो कंडीशन ही चेंज होंगी। क्लास जैसे जैसे आज आगे बढ़ेगी तो आप देखोगे ये कंडीशन नहीं लग रही, कुछ और भी लग रही है। तो ये रहा मोशन का कंस्ट्रेंट। अब हम तैयार हैं इसके लिए पूरे कंप्लीट इक्वेशन को लिखने के लिए। अब आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाए। तो अब सारी बातें अपने पास पुली की हो गई, हमें पता चल गया फ्रिक्शन कितनी लगती है, टेंशन डिफरेंट क्यों होता है, ए इज इक्वल टू अल्फा, कंडीशन कब लगाएंगे अपन। तो हम तैयार हैं इक्वेशन लिखने के लिए। आइए देखते हैं पहले बॉडी m1 के लिए। बॉडी m1 पे इसका ग्रेविटेशनल पुल m1g, m2 पे m2g। आओ, बॉडी m1 नीचे आ रही है तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 है, जैसे पुली प्रॉब्लम्स हम पहले लिखा करते थे। m2, ये बॉडी ऊपर जा रही है, टेंशन T2 है ऊपर, तो T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये सेकेंड इक्वेशन। पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तभी आपको बताया मैंने। बॉडी इस तरफ जा रही है तो T1r माइनस T2r, T1 माइनस T2 आप चाहे तो कॉमन कर लें, इज इक्वल टू आई
अल्फा। थर्ड इक्वेशन, स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं है, इसलिए फॉर नो स्लिपिंग A इज इक्वल टू अल्फा आर। ये रही फोर्थ इक्वेशन। तो बस टॉर्क वाले इक्वेशन पे जरा ध्यान देना, क्योंकि अब आने वाले प्रॉब्लम्स में या जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे कोई भी प्रॉब्लम, तो ऐसे ही लिखा करेंगे अपन। जिधर रोटेट कर रही आप समझे ही हूं, ये कॉन्सेप्ट बनाए कि T1 घुमा रहा है। हालांकि ये सच नहीं है, सच्चाई आपको बताया मैंने कि घुमा कौन रहा है पुली को, फ्रिक्शन। लेकिन आप इसे ट्रिक समझ लें कि T1 का टॉर्क, T1 घुमाएगा पुली को इस तरफ और T2 घुमाएगा अपोजिट, लेकिन घूम रही बॉडी इस तरफ, इसलिए T1 के टॉर्क में से T2 का टॉर्क घटा दिया हमने यहां पर। सच्चाई जबकि ये थी कि पुली को घुमाने वाली फोर्स फ्रिक्शन है। अब आप इन चार इक्वेशन देखिए, अननोन टर्म्स कितने हैं? T1, T2, A, अल्फा। चार अननोन टर्म्स हैं, चार इक्वेशंस हैं। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इनकी वैल्यूज वो देंगे तो बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये बेसिक अप्रोच रहा पुली प्रॉब्लम्स का। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए कुछ और चीजें, मैं ऐसे इलस्ट्रेशंस उठाऊंगा जिसमें सब में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो जल्दी से वीडियो पास की चीजें नोट कर लें। हम अब चलते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस की तरफ। ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब आइए जरा ध्यान दीजिए। M1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट U1, M2 और प्लेन के बीच में U2, थीटा और अल्फा बेस एंगल्स। वही सवाल पूछ रहे हैं, फाइंड टेंशन एक्सेलरेशन, find tension in the string, find tension and acceleration। कितनी टेंशन है स्ट्रिंग्स में और कितनी एक्सेलरेशन, ये चीज निकालनी है आपको। तो कौन सी कमाल की चीजें आइए निकाल दें अपन। ये M1G, M1G का एक कंपोनेंट ये M1G cos थीटा, ये प्लेन के अलोंग M1G sin थीटा। वैसे M2G, ये M2G प्लेन के पैरेलल M2G sin अल्फा और ये M2G cos अल्फा। मान लो M1 M2 में कौन भारी क्या पता नहीं, तो मान लेते हैं कि सिस्टम जा रही नीचे ये A एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जा रही है ये A एक्सेलरेशन से। इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन यहां पे N1 और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन N2। सब वही सिंपल पुली की तरह करा था हमने। इधर टेंशन मान लेते हैं T1, तो पुली पे इस तरफ ये T1 और ये टेंशन इधर T2, तो पुली पे नीचे की तरफ लगती है टेंशन T2। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और रेडियस है R। इधर जा रही है, अगर ये सिस्टम इधर है तो पुली ऐसे घूमेगी। ध्यान देना जरा, ये अगर नीचे स्लाइड करेगी, फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन वाली पुली है अगर, तो ये पुली इस तरीके से घूमेगी। ये कैसे, ये क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं कि इधर एंगुलर एक्सेलरेशन पुली का है अल्फा। ठीक है, पुली फिक्स्ड है प्लेन पे यहां पे। अब कौन सी चीज बची, आइए इक्वेशन लिख दो। पहले बॉडी M1G के लिए तो क्या इक्वेशन बना सकते हैं अपन यहां पे, T1 ऊपर M1G, अच्छा फ्रिक्शन भी तो है, ये ऊपर जा रही बॉडी तो इसका फ्रिक्शन लगेगा नीचे, मान लो F1 मान लेता हूं मैं इसे, और ये बॉडी जा रही है, ये ऊपर जा रही है तो प्लेन के नीचे फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये, और ये बॉडी नीचे जा रही है तो ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, ये मान लेता हूं मैं F2। इसका फ्रिक्शन नीचे F1 ये, और इसका फ्रिक्शन ये ऊपर F2। तो पहले वाली बॉडी के लिए क्या बना सकते हैं अपन इक्वेशन, T1 माइनस M1G साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M1A। फ्रिक्शन कैसी है, काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना ये, इसलिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो T1 माइनस M1G साइन थीटा, फ्रिक्शन की जगह न्यू1 और न्यू1 N1 इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रहा, इसलिए N1 और M1G cos थीटा बैलेंस्ड है, तो N1 क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन वहां पे न्यू1 N1 होना चाहिए, और N1 की जगह M, फ्रिक्शन में बात कर चुके हैं अपन डिटेल में ये सब चीजें। ये आ गया M1G cos थीटा इज इक्वल टू M1A, फर्स्ट इक्वेशन। ये बॉडी M1 के लिए, बॉडी M2 के लिए नीचे स्लाइड हो रही है, तो M2G sin अल्फा
m2g साइन अल्फा, अपोजिट में टेंशन T2 माइनस फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू m2 इनटू ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिर से वही कहानी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम होगी वैल्यू, मतलब m2g साइन अल्फा माइनस T2। F2 को मुझे लिखना चाहिए न्यू2, यहां पे न्यू2 है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, न्यू2 n2, और n2 बैलेंस करेगा किसे, m2g cos अल्फा। मैं लिख सकता हूं यहां से मैं न्यू2 n2 की जगह m2g cos अल्फा m2 है। ये रही सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन किसके लिए, पुली रोटेट कर रही है तो पुली पे टॉर्क इक्वेशन, तो पुली भी इस तरफ रोटेट कर रही है, इधर वाला टेंशन का टॉर्क ज्यादा होगा, क्या लिखना चाहिए मुझे, T2R माइनस T1R। इस तरफ रोटेट कर रही है, अगर मैंने रोटेशन मोशन इस तरफ लिया होता तो T1 माइनस T2R लिखना चाहिए था मुझे, इज इक्वल टू I एंगुलर एक्सीलरेशन मान लिया अल्फा। ये थर्ड इक्वेशन। और पुली यहां पे फिक्स्ड है तो पुली का मोशन कंस्टेंट क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस है ना यहां पे कि ये वाला पॉइंट निकलेगा अल्फा आर से और स्ट्रिंग निकलेगी ए से, जिसमें मैंने आपको भी समझाया। लॉजिकली अपने पास दिमागी चीज बनी होनी चाहिए, रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि रटा हुआ है हमारा। स्ट्रिंग आ रही नीचे ए एक्सीलरेशन से और पुली ये वाला पार्ट देखो, ये अगर नीचे निकलेगी ए एक्सीलरेशन से और पुली देगा अल्फा, स्लिपिंग तो होगी नहीं, ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा। समझ में आगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बातें अपन, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये रही आपकी फोर्थ इक्वेशन। अननोन टर्म्स कितने हैं यहां पे, टेंशन टी, एक्सीलरेशन ए, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, टेंशन दो है T1 और T2, तो चार अननोन टर्म T1 T2 अल्फा है, चार इक्वेशंस हैं। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो डेटा को आपको देंगे, और डेटा अगर देंगे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो मेरा मोटिव ये था कि अगर ऐसी चीजें सामने आपके आ जाए तो इक्वेशंस बनाने में आपको परेशानी ना हो। अब हम चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन तक, जल्दी से आप वीडियो पॉज की चीजें नोट कर लें। आइए ध्यान देते हैं अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये सिलिंग है, सिलिंग से ये लगी है स्ट्रिंग जो कि रैप्ड है पुली पे, है ना, ऐसे पुली पे रैप्ड है, पुली खुल के ऐसे नीचे गिर रही है, ऐसा खुल के गिर रही है नीचे। तो पुली का मास बता दिया, मास m, पुली का रेडियस बता दिया r, पुली को कुछ बोल देते हैं, वो मान लो कि ये डिस्क है, डिस्क है, कुछ भी बता सकते हैं, वो डिस्क है। तो पूछ रहे हैं वही फाइंड टेंशन, लिखा हुआ है सवाल, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन, ये चीजें चाहिए, बना सकते हैं पर कोई कमाल की बात नहीं। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज कर पहले आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, वरना सॉल्यूशन ये रहा, mg फोर्स नीचे, टेंशन T ये ऊपर। मान लो ये नीचे एक्सीलरेशन, पुली जब आएगी, जब ऐसे धागा पकड़ोगे आप, कॉमन सेंस है, आप खुद अगर इसे ऐसे पकड़ेंगे तो जब घूमेगी तो ऐसा तो नहीं कि सीधा गिरेगी, घूमते हुए गिरेगी ये, मतलब नीचे एक्सीलरेट भी कर रही है, तो नीचे एक्सीलरेट कर रही है, मान लो एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ a, और ये घूम रही है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से, ये नीचे आ रही है एक्सीलरेशन ए से और घूम रही है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। तो पहले अपन आओ इक्वेशन बना ले, कैसे इक्वेशंस बनाते हैं अपन, पहले ट्रांसलेशनल F इक्वल टू m में, फिर टॉर्क इक्वेशन, उसके बाद कुछ कंस्ट्रेंट ढूंढते हैं। तो आइए, यही है फंडा बेसिकली, पहले इक्वेशन F इक्वल टू m में, फिर उसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, और अगर मोशन का कोई कंस्ट्रेंट है वहां पे तो वो लिखेंगे अपन। तो आइए, पहले इक्वेशन mg नीचे t ऊपर, तो पहली इक्वेशन तो हो गई mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहां से, टॉर्क से, टेंशन का टॉर्क T और रेडियस है R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये है R, तो T इंटू R, T इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा। पुली फिक्स नहीं है ना यहां पे, पुली घूम रही है, तो अल्फा इज इक्वल टू A बाय R डायरेक्ट नहीं लिख सकते। सेकंड, अब तीसरी इक्वेशन, अननोन टर्म्स कितने नजर आ गए आपको, तीन, टेंशन T,
एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तीन अननोन टर्म्स है, तो जाहिर है कि तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। ए इज इक्वल टू अल्फा डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहां पे, अब जरा सोचो यहां पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगेगा। स्ट्रिंग का के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि अगर कंस्ट्रेंट मोशन नहीं देखा आपने, आप इन वीडियोस पे डायरेक्ट अगर आए हैं, तो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कंस्ट्रेंट मोशन पे, तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वो रेफर कर लें ताकि कंस्ट्रेंट वाले में प्रॉब्लम ना हो आपको। जरा ध्यान दें प्लीज, स्ट्रिंग का ये पॉइंट सीलिंग पे लगा है, सीलिंग रेस्ट में है, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो स्ट्रिंग के अगर इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन होना चाहिए 0। अब जरा ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट की बात करें स्ट्रिंग की, तो पूरे बॉडी के साथ ही नीचे आना चाहेगी ए एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है पॉइंट ए? और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, अल्फा ऐसे घूम रही है अगर, तो अल्फा आर की डायरेक्शन ये होगी ऊपर की तरफ। ये समझ में आता है ना आपको कैसे? अल्फा इस तरफ ऐसे घूम रही है, तो ये पॉइंट ऊपर जाना चाहेगा अल्फा हाथ से, लेकिन क्योंकि ये वाली पॉइंट रेस्ट में है, तो इस वाले पॉइंट को भी रेस्ट में होना चाहिए। तो ये वाली पॉइंट रेस्ट में कब होगी? जब ए जो है वो अल्फा आर के बराबर हो। तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये रही थर्ड कंडीशन। यहां पे पुली मूविंग है, लेकिन फिर भी लग गया ए इज इक्वल टू अल्फा आर, तो ये पुली का ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था ये, तो इसलिए बोला मैंने कि रटने से काम नहीं चलेगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर आपको समझना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू अल्फा आर पिछले इलस्ट्रेशंस में हमने इसलिए लिखा था क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही थी। इस बार ए इज इक्वल टू अल्फा आर आया है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से। इस स्ट्रिंग का एक पॉइंट अगर रेस्ट में है, तो सारे के सारे पॉइंट्स रेस्ट में होने चाहिए, इसलिए इस पॉइंट को भी रेस्ट में होना चाहिए। इस पॉइंट में टेंडेंसी है ऊपर अल्फा आर से जाने की, नीचे ए एक्सेलरेशन से जाने की, तो अगर ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में होगा। तो कैसे हो सकता है? जब ये दोनों एक्सेलरेशंस बराबर हो। इसलिए दिया हमने ए इज इक्वल टू अल्फा आर। तीन इक्वेशन से, तीन अननोन टर्म्स से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसे यहां पे सॉल्व कर दीजिए। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर कोई डेटा देंगे तो डेटा देके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए जल्दी से आप नोट कर लें। सेम वही चीज, टेंशन एक्सेलरेशन निकालनी है। इस बार चलो सिस्टम को मैं रख देता हूं लिफ्ट के अंदर। अब ये डिस्क बताया था, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकता था मैं यहां पे, है ना? चलो लिख देता हूं, ये टी इंटू आर, आई की जगह एम आर, डिस्क बोल दिया तो बोला तो इस्तेमाल कर लो इसका, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, आर आर कट गया तो आ गया टेंशन टी इज इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2। ये सेकंड इक्वेशन। तीन इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन अननोन टर्म्स। डिस्क बोल दिया था इसलिए मैंने आई की वैल्यू रख दी। अब आइए सेम प्रॉब्लम है आपके सामने, लेकिन मान लो कि ये जो पूरी सिस्टम है वो, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये अब नया क्वेश्चन आ गया। वही चीज है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन लेके आऊं मैं ताकि आपको चीज समझ में आए अच्छे तरीके से। ध्यान दीजिए, वही चीज, मास एम की स्ट्रिंग, सॉरी पुली, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, एक सवाल वही टेंशन एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, वो डिस्क की है वो। लेकिन पूरी सिस्टम इस बार जो है वो एलिवेटर एक लिफ्ट में रखी है, और लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से। ये अभी तो जो स्ट्रिंग थी आपकी वो सीलिंग में फिक्स थी, लेकिन अब जो स्ट्रिंग है वो एलिवेटर के अंदर है और वो जा रही ऊपर ए नॉट एक्सेलरेशन से। फिर वही कहानी, टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन बताओ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो ये अटेम्प्ट आप खुद से कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके चीजें नोट कर लें। और सॉल्यूशन ये रहा। आइए पहले ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम जी नीचे टी ऊपर, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रही पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क टेंशन का, mg तो सेंटर से पास कर रही है, इस पर टॉर्क होगा नहीं, तो t इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अब बोल दिया कि ये डिस्क है, डिस्क बोल दिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, दोनों में कुछ भी, मास m रेडियस r बोल के डिस्क बोल दिया, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डिस्क का सेंट्रल मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा, एक आर आर कट गया, तो t इज इक्वल टू आ गया m r अल्फा बाई 2।
ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड कहां से लिखे? स्ट्रिंग। अब जो रटने वाला बंदा होगा ए इक्वल टू अल्फा लिख के निकल जाएगा तो हो जाएगी गलती। इसलिए बोला है कॉन्सेप्ट बनाना निहायत ही जरूरी है। आप जरा ध्यान से देखें इधर, स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट है सीलिंग में लगा, ये कितने एक्सेलरेशन, पूरी लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ ए नॉट। ये वाला जो पॉइंट है, जब ये पुली ऐसे घूम के ऐसे गिर रही होगी, ये जाना जाएगा अल्फा से ऊपर और ए से नीचे। तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना। जब इस पॉइंट का ऊपर की तरफ है तो इस पॉइंट का भी, स्ट्रिंग का ही पॉइंट है ये, तो इसका भी होना चाहिए ऊपर की तरफ। लेकिन कितना होना चाहिए? वही जितना इसका अगर ए नॉट है तो इसका भी ए नॉट होना चाहिए। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा अल्फा आर माइनस ए, अल्फा आर ऊपर और माइनस ए, और कितना होना चाहिए? जितना इस पॉइंट का है, तो इज इक्वल टू ए नॉट। ये रही थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन? पिछली बार भी कैसे लिखा? ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। ये फिर से वही कहानी, ये ए नॉट है, ये गिवन है, ये ना, ये गिवन है भाई, जैसे अननोन मत मांगे ना। उन्होंने बताया है कि लिफ्ट एक्सेलरेट होगी ऊपर ए नॉट एक्सेलरेशन से। फिर से अननोन टर्म्स कितने थे? 3, टेंशन टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन ए। 3 इक्वेशन थे, 3 अननोन टर्म्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले सेशन की तरफ। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। ये रहा अपना अगला इलस्ट्रेशन। बेलन शेप का प्रॉब्लम है थोड़ा, ये कुछ बेलन की जैसे रोटियां बेलती है घर में, वैसे ही इसका जो आउटर रेडियस है वो है R1, जो मोटा पार्ट बेलन का है वो है R2 रेडियस का। इससे हैंगिंग एक है M1 मास, और इधर से छोटे वाले से M2। M1 M2 से बड़ा है तो घुमाएगा अपने हिसाब से, और ये एक्सिस ऐसी है, इसके अबाउट ही बेलन घूम सकता है, ऐसा जो जैसे भी घूमे। ऐसे भी बना सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए। क्रॉस सेक्शन मतलब बेलन को अगर ऐसे देखें, ये जो बेलन है अगर इसको ऐसे देखें तो क्रॉस सेक्शनल व्यू है, उससे आसानी होगी थोड़ी बनाने में। तो अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू बना दे, ये मोटा वाला पार्ट, रेडियस कितनी है इसकी? R2। ये इनर पार्ट, इसकी रेडियस R1 मान लेता हूं। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, देखने में अच्छा लगेगा। M1 R1 से कनेक्टेड, M2 R2 वाले रेडियस से, ठीक है। तो बाहर वाले से जो बेलन, जो मोटा वाला पार्ट है, इससे कनेक्टेड है मास M1, ये मास M1, और अंदर वाले से जो कनेक्टेड है वो है M2, अंदर वाले से कनेक्टेड है ये M2। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। हमने बेलन को कुछ ऐसे देखा है, तो मोटे वाले पार्ट से नजर आ रही होगी ब्लॉक M1, और पतले वाले से नजर आ रही होगी M2। ये बाहर वाले का रेडियस है R1, और अंदर वाले का रेडियस है ये R2। तो टेंशन डिफरेंट होगी, तो जाहिर है ये मान लिया टेंशन T1, ये टेंशन T2। पुली भी लगती है नीचे T1 और ये T2। मान लो पुली घूम रही है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से, पूरी पुली। मैंने क्लॉकवाइज क्यों दिखाया? कोई खास लॉजिक नहीं है। M1 जो है वो बड़ा है M2 से, तो ये भारी है तो घुमाएगा अपने हिसाब से। अगर ये नीचे ऐसा जाएगा तो ये पुली ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए क्लॉकवाइज दिखा दिया। ध्यान दें, इस बार एक्सीलरेशन M1 M2 पे डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। सेम पुली पे नहीं लगे ना, सेम पुली पे कहां लगेंगे? अगर ऐसा देखोगे, अगर ये इस पे लगाया, हाँ दोनों बाहर अगर एक पे लगे होते दिखाते हैं अपन सेम। इसलिए इसका एक्सीलरेशन अगर मान लो नीचे की तरफ A1 दिखा दें, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ A2 दिखाना पड़ेगा आपको। ये M2 भी अगर आउटर पुली पे लगा होता है इस वाले पे, तो सेम दिखाते हैं अपन, लेकिन इस बात से नहीं दिखा सकते। अब आइए, कितने अननोन टर्म्स नजर आ रहे हैं? T1 T2 A1 A2 अल्फा, 5। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले इसके लिए। ये M1G इसका नीचे, M2G ग्रेविटेशनल पुल नीचे। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर ड्रॉ कर लिया हमने, तो एनालिसिस में थोड़ी सी आसानी फील हो रही होगी आपको। अब आइए चलिए बढ़ाते हैं, अपन आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ये मैं 2 पार्ट में बांट लेता हूं बोर्ड को, काफी क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। पहला M1 ब्लॉक के लिए नीचे आ रहा है ना वो, तो M1G माइनस T1
इज इक्वल टू M1A1, पहली इक्वेशन। M2 ब्लॉक जा रही है ऊपर, तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2, सेकेंड इक्वेशन। फिर अब टॉर्क इक्वेशन पुली के लिए, तो T1 का जो टॉर्क है, T1 की वजह से आना चाहेगी क्लॉकवाइज और T2 घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पुली घूम कहां रही है, क्लॉकवाइज ही, इसलिए T1 नीचे की तरफ और T2 अपोजिट, तो माइनस T2 R2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पूरे बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं क्वेश्चन में, देना चाहिए। आई भूल जाऊंगा मैं, आई मान लो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई देंगे वो क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। तो इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रही तीन इक्वेशन। अब बाकी के पांच अननोन टर्म्स हैं, तीन तो आ गई, T1 T2 A1 A2 अल्फा, पांच अननोन टर्म्स हैं, तो ये दो आ गई ट्रांसलेशन इक्वेशन से, ये रोटेशन से। अब और दो कहां से लाओगे, स्ट्रेन कंस्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान दीजिए। ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखना जरा, ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर जाएगा A2 एक्सेलरेशन से, तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट भी उतनी से जाना चाहिए। ये अल्फा से घूमेगा तो इस पॉइंट में ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, अल्फा R2, और इस पॉइंट में ऊपर कितनी है, A2। स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स के एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग, इसलिए A2 इज इक्वल टू अल्फा R2। ये रही फोर्थ इक्वेशन, कोई रटने की बात नहीं। वैसे ये वाला जो पॉइंट है ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा A1 एक्सेलरेशन से, और स्ट्रिंग का जो पॉइंट पुली के कांटेक्ट में है, ये अल्फा से पुली घूम रही है ना ये, तो ये पॉइंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाले पॉइंट में होगा अल्फा R1। तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो है ब्लॉक के कांटेक्ट में, वो आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से। स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो पुली के कांटेक्ट में, वो आ रहा है अल्फा R1 एक्सेलरेशन से। और जबकि हमें मालूम है कि स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स के एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, मतलब कि A1 इज इक्वल टू अल्फा R1। ये रही कहानी, पांच इक्वेशंस हैं, पांच अननोन टर्म्स हैं। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि जो सेशन मैंने पुली प्रॉब्लम्स पे लिया है, आपको उसको फायदा मिला होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि हर बार कहता हूं, परेशानियां हो अगर तो मुझे फीडबैक कमेंट्स मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट फीडबैक पे रिस्पॉन्ड करूंगा, काम भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।